हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज ऑफ सोल्स में। एंड मैं आप सभी के लिए माय रिवेंज लेकर हाजिर हूँ। माय रिवेंज मेरा फर्स्ट नॉवल है जिसे मैंने चिंग एंजल यानी कि प्रकृति को दिया था और उन्होंने इस स्टोरी को बहुत खूबसूरती से निखारा था। लेकिन उस टाइम में उसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक भयानक सीन थे, तो उस कारण से उन्होंने काफ़ी चीज़ बदली थी। तो फ़र्क ये है कि उस स्टोरी में जो ओरिजिनल सीन थे, मैं उसी के साथ इस नॉवल को लेके आई हूँ। और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं, जैसे कि और भी ज़्यादा डिटेलिंग जोड़ना, और भयानक सीन तो सारे वहीं रहेंगे। ये स्टोरी स्ट्रेट में लिखी गई थी, तो मैंने इसमें बस नामों को ही चेंज किया है, यानी कि वंशन के कैरेक्टर्स दिए हैं, बाकी सभी के सभी सीन और स्टोरी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये अच्छी खासी लॉन्ग नॉवल है मेरी, तो ये थोड़ी लॉन्ग जाएगी पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। जो लोग भी आप न्यू हों, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लग रहा है। एंड मैंने आप सभी से द ब्लैक शैडो के सीज़न 2 के लिए पूछा था, तो जिनको भी वो चाहिए वो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आई मीन मुझे लगभग 5 कमेंट चाहिए। जब तक 5 कमेंट्स मुझे नहीं मिलेंगे उसका सीज़न 2 नहीं आएगा। तो जो लोग भी द ब्लैक शैडो का सीज़न 2 देखना चाहेंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड फिलहाल तो हम माय रिवेंज को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जैसे भी लगे आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम माय रिवेंज को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। ओके, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं माय रिवेंज। इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े मैंशन की तरफ, जो काफ़ी बड़ा और आलीशान था, जिसमें काफ़ी सारी महंगी-महंगी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन उस मैंशन में उन महंगी चीज़ों के अलावा कुछ और भी था, और वो था एक खौफनाक साया। हम देखते हैं उसी मैंशन के एक कमरे में, जहाँ बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ है और वो कमरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। उस कमरे के शीशे टूटे हुए हैं और कमरा पूरा बिखरा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था, जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो अंधेरा ऐसा था कि अगर उसके सामने कोई इंसान आ खड़ा हो, तो वो अंधेरा उस इंसान को उसके अस्तित्व के साथ निगल जाए। उस अंधेरे के साथ-साथ काफ़ी शांति भी वहाँ महसूस हो रही थी, पर जैसे-जैसे रात और गहरी हो रही थी और चाँद अपने पूरे रूप में आ रहा था, हमें उस कमरे में कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उस कमरे के चारों तरफ घूम रहा हो, और फिर अचानक उस कमरे में रोने की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो भी कोई है, वो बहुत दर्द में है। उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जिसे वो अपने आँसुओं से बयाँ कर रही हो। वो आवाज़ एक लड़की की तड़पने की आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ नॉर्मल लड़की जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक लग रही थी। वो लड़की बोल रही थी, मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहती हूँ। मैं अपना बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। ज़रूर लूँगी मैं तुमसे अपना बदला। जैसे ही उस लड़की ने ये बोला, अचानक से बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। ज़ोरों की बिजलियाँ कड़कने लगती है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आसमान में चाँद का रंग खूनी लाल हो जाता है और हम उस कमरे में देखते हैं कि वो लड़की
अपने धीरे-धीरे कदमों से उस टूटी हुई खिड़की के पास आती है। उस लाल चाँद की रोशनी में हम उस लड़की का शरीर देखते हैं जो सिर्फ़ एक सफ़ेद धुएँ जैसा था। लेकिन वो सफ़ेद धुआँ जब उस लाल चाँद की रोशनी में अच्छे से आता है, तो वो धुआँ धीरे-धीरे गायब होने लगता है और उस धुएँ से एक बहुत ही भयंकर शरीर बाहर आता है। वो एक औरत का ही शरीर था। उसने एक नीले रंग का वन पीस ड्रेस पहन रखा था, जो कई जगह से फटा हुआ था और उसके शरीर का रंग पूरा सफ़ेद था, जिस पर ना जाने कितने ज़ख्म के निशान थे। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उस खून और ज़ख्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल ताज़ा हैं। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, जो उस कमरे में लहरा रहे थे। तभी वो लड़की अपनी आँखें खोलती है और उस चाँद की तरफ देखती है। उस लड़की की आँखों से खून के आँसू गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वो लड़की एक काले धुएँ में बदलकर वहाँ से गायब हो जाती है। उस लड़की के गायब होने के साथ-साथ ही वो कमरा और बाहर का मौसम अचानक से शांत हो जाता है। चाँद सफ़ेद रंग में अपनी चाँदनी बिखेरने लगता है और हवा भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ-साथ उस कमरे में जो काफ़ी सारा खून फैला हुआ था, वो भी कहीं गायब हो जाता है, पर वो कमरा अभी भी बिखरा हुआ था। वो एक काफ़ी बड़ा मैंशन था। उस मैंशन को देखकर ऐसा लगता था कि इस मैंशन को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज़ी में छोड़ा गया हो। शायद यहाँ कुछ हुआ था, कुछ बहुत ही बुरा, जिसकी गवाह ये मैंशन खुद है। अब हम यहाँ से चलते हैं विंग नाम के एक यंग लड़के के पास, जो अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में नया-नया शिफ्ट हुआ था। विंग एक खूबसूरत और मासूम मेल ओमेगा है और वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा बिज़ी है, क्योंकि वो अपने इस छोटे से घर को सजा रहा है। अब हम विंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विंग एक अनाथ लड़का है। जब वो 5 साल का था, तब उसके माता-पिता की मौत हो चुकी थी, वो भी बहुत रहस्यमयी तरीके से, क्योंकि विंग की उम्र उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा कम थी। वो सिर्फ़ 5 साल का बच्चा था, तो उसे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अपनी माँ और पिता के मौत के बारे में उसे बस इतना ही पता है कि उसके माँ और पापा किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। अपने माँ और पिता के जाने के बाद जब विंग का सहारा कोई नहीं था, वो दर-दर भटकता था, तब विंग के रिश्ते में दूर के अंकल ने विंग को गोद ले लिया था और वो उसे अपने घर ले आए थे। विंग की ज़िंदगी वहाँ और भी ज़्यादा नर्क जैसी हो गई थी, क्योंकि विंग की आंटी, जिनका नाम मैडम यू है, वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विंग इस घर में आया, तब से ही उसने उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था और वहीं मासूम विंग ये सब चुपचाप सहता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सहने के अलावा। मैडम यू के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम यानली और वहीं बेटे का नाम चैंग था। दोनों ही ओमेगा थे। चैंग मेल ओमेगा था और यानली फीमेल ओमेगा। चैंग और यानली विंग से बस कुछ साल ही बड़े होंगे। बचपन से ही अपने माँ को विंग पर जुल्म करते वो दोनों देखते आ रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं पाते अपनी माँ के आगे। चैंग और याल्निंग को विंग से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी भी थी, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी माँ के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी और मैडम यू को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनके बच्चे विंग के साथ घुले-मिले। वो इस बात का अच्छे से ख़्याल रखती थी कि एक सेकंड भी उनके बच्चे विंग के साथ ना बात करें। विंग नौकरों की तरह उस घर में काम करता, अगर कुछ गलती होती तो उसे काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ती, उसे खाने को भी काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता।
और उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी। और साथ ही मैडम यू आए दिन विंग को बुरा-भला कहा करती थी, काफ़ी गाली दिया करती थी और काफ़ी ज़्यादा मारा-पीटा करती थी। कभी-कभी तो विंग ज़्यादा मार खाने पर बेहोश भी हो जाता था और वहीं पड़ा रहता था। कोई वहाँ उसे पूछने वाला नहीं था। मैडम यू विंग के साथ-साथ उसकी माँ के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जिससे विंग को अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता था। विंग दर्द का घूँट पीकर शांत रहता था, जिसका गलत फ़ायदा मैडम यू बहुत अच्छे से उठाती थी। फिर भी विंग हमेशा चुपचाप सब कुछ सहता था, पर एक दिन मैडम यू ने अपनी जलन की सारी हदें पार कर डाली। मैडम यू ने कुछ पैसों के लिए विंग को कुछ अल्फा के हाथों बेचने की कोशिश की। उस बच्चे पर उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई और ना ही शर्म आई अपनी हदें पार करते हुए। लेकिन विंग को ये मंजूर नहीं था। जब मैडम यू विंग को उन अल्फा के हवाले कर रहा था, तब विंग ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया, रोया, गिड़गिड़ाया और ना जाने कितनी गुहार लगाई। जब उन अल्फाओं ने देखा कि ये ओमेगा तो जाने को तैयार ही नहीं है और शायद ये उनके लिए आगे चलकर खतरा भी हो सकता है, यानी कि पुलिस-वुलिस का चक्कर ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने विंग को लेने से मना कर दिया और मैडम यू को दिए सारे पैसे वापस ले लिए और वहाँ से चले गए। अब मैडम यू ने जब ये देखा कि उनके हाथ में आए पैसे उनके हाथों से झट से चले गए, तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उस दिन उन्होंने विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा। मैडम यू ने विंग को इतना मारा था कि विंग बेहोश हो गया था। फिर भी मैडम यू विंग को मारती रही और फिर विंग को घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। ये सारा सीन सब देख रहे थे, जियांग यानली, चैंग और जियांग फैंगमिया भी। लेकिन मैडम यू ने साफ-साफ सबको धमकी दे डाली थी कि अगर विंग की मदद किसी ने की, तो उसके साथ भी वो बहुत बुरा करेंगी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, वाक़ई में मैडम यू एक पत्थर दिल औरत थी। अगर उसे पैसे मिले तो अपने पति और बच्चों को भी बेचने से पीछे नहीं हटेगी, ये सभी जानते थे। यान ली, चैंग और जियांग फेंगमिया विंग की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो सब ये जानते थे कि अगर उन्होंने विंग की मदद की तो इस बार शायद मैडम यू विंग को जान से ही मार देगी। इसी कारण से कोई भी विंग के पास नहीं गया, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर उन्होंने विंग की मदद की तो मुसीबतें विंग के लिए ही बढ़ेंगी। इसीलिए उन सब ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। उधर विंग पूरे 2 दिन उस रूम में बेहोश पड़ा रहा। 2 दिन के बाद विंग को होश आ गया था, लेकिन जब उसको होश आया तो उसने कुछ नहीं कहा। वो बस ज़मीन पर बैठा रहा और उसने अपना शरीर बिस्तर पर टिका दिया था, क्योंकि उससे अपना शरीर नहीं सँभल रहा था, इतना ज़्यादा उसे अपने शरीर में दर्द हो रहा था। बाहर से तो विंग काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, पर अंदर विंग के मन में तूफ़ान मचा हुआ था। विंग ने देखा था कि जब मैडम यू उसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही थी और जब उसे जानवरों की तरह मार रही थी, तब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। विंग समझ गया था कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ रहा तो आज नहीं तो कल मैडम यू उसे दोबारा बेच ही देगी किसी के पास। और विंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो। तो विंग ने बहुत सोचने के बाद इस घर को छोड़ने का मन बना लिया। अब पूरे 4 दिन के बाद उस कमरे को खोला गया और उस कमरे को खोलने वाली और कोई नहीं, मैडम यू ही थी। मैडम यू ने दरवाज़ा खोला और वो उस कमरे के अंदर आई और विंग से कहा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। ऐसा बोलकर उन्होंने एक दवा विंग के मुंह पर फेंक कर मारी, जिससे विंग को चोट लग गई थी। मैडम यू ने बोला, ये दवा मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम ठीक होकर फिर से सारा काम कर सको, ना कि इसलिए कि मुझे तुम पर दया आ रही है। समझे? और ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से घुसा लेना।
मनहूस कहेंगे। इतना बोलकर मैडम यू वहां से चली गईं और विंग के आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो किसी को ये बता नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी उसकी बातों को और उसके दर्द को सुनने वाला वहां पर नहीं था। विंग अब खुद को संभालते हुए किसी तरीके से उठा और नहाया। जब उसके शरीर में पानी की बूंदें पड़ी तो विंग दर्द से चिल्ला उठा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस दर्द से उसकी जान चली जाएगी, पर उस बेचारे की मजबूरी थी कि वो ज्यादा चिल्ला नहीं सकता था। अगर उसकी चिल्लाने की आवाज मैडम यू ने सुन ली तो शायद मैडम यू उसकी जुबान ही काट लेगी। इसी कारण से उसने अपने दर्द को किसी तरीके से संभाला और अपना मुंह बंद कर लिया। उस दर्द को सहते हुए ही उसने नहाया और बाद में उसने अपने शरीर पर दवा लगा लिया और फिर अपने काम को वो करने लगा। विंग ने सोच रखा था कि वो अच्छा सा मौका देखकर यहाँ से चला जाएगा। अब लगभग 2 हफ्ते के बाद विंग पहले से काफी ठीक था और उसे अब वो मौका मिल चुका था कि वो अब यहाँ से भाग जाए। दरअसल मैडम यू एक बड़े बिजनेस पार्टी में गई हुई थी यानली और चैंग को लेकर, ताकि उनके ओमेगा बच्चों के लिए उनको एक अमीर अल्फा मिल जाए। और जहाँ पार्टी थी वो दूसरे शहर में थी, जहाँ जाने के लिए लगभग 2 दिन लगते और आने के लिए भी 2 दिन लगते। तो विंग और जियांग फेंगमिया घर पर थे, क्योंकि जियांग फेंगमिया को ऑफिस में कुछ जरूरी काम था जिसे वो मना नहीं कर पाए थे, जिसके कारण मैडम यू को पार्टी में जाना पड़ा था। अब विंग सोचता है कि वो अगली सुबह ही इस घर को छोड़कर चला जाएगा, इसलिए उसने उस रात को जियांग फेंगमिया का बहुत ध्यान रखा। जियांग फेंगमिया इस बात पर गौर कर रहे थे कि विंग उनकी ऐसी देखभाल कर रहा है जैसे कि ये उनकी आखिरी देखभाल कर रहा हो, पर विंग ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और ना ही फेंगमिया ने विंग से कुछ पूछा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ही शायद समझ गए थे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और जैसा वो दोनों समझे थे हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन विंग ने वो घर छोड़ दिया। विंग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मैडम यू ने उसे पढ़ने से पढ़ाने से मना कर दिया था, पर उसका दिमाग हर काम में काफी तेज था। जब विंग घर छोड़कर जा रहा था तब फेंग मिया ने विंग को जाते हुए देख लिया था और विंग को भी पता था कि फेंग मिया उसको देख रहे हैं, पर विंग रुका नहीं। तो फेंग मिया ने विंग के पास आकर उनसे बोला, जा रहे हो? ये कहते वक्त फेंग मिया के आंखों में आंसू थे और विंग का चेहरा झुका हुआ था। विंग ने हाँ में सर हिलाया। तक फेंग मिया ने पूछा, पैसे हैं? तो विंग के आंखों से आंसू बह गए और उसने ना में अपना सिर हिलाया। फेंग मिया विंग के पास आए और उसके आंसुओं को पोंछा और विंग के हाथों में कुछ पैसे देकर बोले, ये लो और जहाँ भी रहो मेरे बच्चे खुश रहना। विंग ने सिर उठाकर फेंग मिया की तरफ देखा। फेंग मिया काफी दुखी लग रहे थे। विंग के जाने की बात से उनके मन में काफी दुख था और साथ ही पछतावा भी था कि वो विंग के लिए कुछ कर नहीं पाए। वो तो विंग को एक खुशी से भरी जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने विंग को एक और नर्क में ढकेल दिया था, जिसका पछतावा शायद उनको अपनी पूरी जिंदगी रहने वाला था। पर विंग का जाना तय था और फेंगमिया भी ये नहीं चाहते थे कि विंग अब और इस नर्क में रहे। फेंगमिया ने विंग से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। दोनों की आंखें नम थी। जाने से पहले विंग ने फेंगमिया को गले लगाया और फेंगमिया ने विंग को आशीर्वाद दिया और विंग अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ चला गया। फेंगमिया पीछे खड़े रहे तब तक जब तक विंग उनकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया। देखते ही देखते विंग अब जा चुका था और फेंगमिया अपनी आंसुओं से भरे आंखों के साथ घर के अंदर चले गए, अपनी गलतियों को कोसते हुए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके आगे का चैप्टर हम
अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। मिलते हैं हम अपने माय रिवेंज के चैप्टर 2 में। और हाँ डियर्स, अगर आप सभी ने गोल्डन इरा फैन फिक्शन की स्टोरीज नहीं सुनी हैं तो ज़रूर जाकर सुनिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज हैं और साथ ही फ़नी स्टोरी भी है। तो जाइए और जाकर सुनिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ की स्टोरीज आप सभी को कैसी लग रही हैं। एंड देन वहाँ पर भी हॉरर स्टोरीज आती हैं, लेकिन वहाँ पर घंटों में आती हैं और यहाँ पर चैप्टर्स में आती हैं। दोनों ही स्टोरियाँ अलग अलग होती हैं। और सुनकर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं हम माय रिवेंज के चैप्टर 2 में। ये देखना मज़ेदार होगा कि आगे चलकर विंग की ज़िंदगी कैसा मोड़ लेती है और वांगजी से विंग का मिलना कैसे होता है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए विदा लेती हूँ। मिलेंगे हम आगे के पार्ट्स में। बाय गाइस।